गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम सबसे पहले बात करेंगे सऊदी अरब की। सऊदी अरब खुद को इस्लामिक दुनिया के नेता के तौर पर स्थापित करना चाहता है। इसके लिए सऊदी अरब दुनिया भर में मुस्लिम संगठनों को फंडिंग करता है ताकि वैश्विक इस्लामी जगत में उसका पलड़ा भारी रहे। सऊदी अरब इस्लाम की दो सबसे पवित्र मस्जिदों का संरक्षक भी है और दुनिया भर के मुसलमानों में इसके एक प्रभाव की यह भी प्रमुख वजह है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि एक तरफ जहाँ रियाद इस्लामिक दुनिया का गोवा बनना चाहता है, वहीं सऊदी अरब के लोग भयानक नस्लवाद में डूबे हुए हैं। यूएई सऊदी लोग अब खुलकर भारतीय और दक्षिण एशियाई लोगों को लेकर नस्लीय टिप्पणियां कर रहे हैं। सऊदी अरब के नस्लवादियों ने भारतीय होने को अपमानजनक तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इस समय उनके निशाने पर पड़ोसी मुस्लिम देश यूएई के लोग हैं। वे उन्हें नीचा दिखाने के लिए उन्हें भारतीय कहकर संबोधित कर रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात के एक शख्स ने सोशल मीडिया पर इसका खुलासा किया है। यूएई के रहने वाले मिशाल अल शम्सी नाम के शख्स ने एक्स पर बताया कि किस तरह सऊदी लोग अपने गंदे नस्लवाद में लगे हुए हैं। शम्सी ने एक्स पर लिखा कि वे हमें भारतीय कहते हैं, यह सोचकर कि इससे हमारी कीमत कम हो जाएगी। मिसाल ने आगे कहा कि उन्हें पता ही नहीं कि भारतीय भी हमारी तरह इंसान हैं। उनमें वैज्ञानिक, डॉक्टर, आविष्कार, कलाकार और ऐसी महान हस्तियां हैं जिनके नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखे हैं। मिसाल ने ऐसे नस्लवादी कमेंट वाले कई स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं। मिसाल अल शम्सी की बात का समर्थन खालिद हसन ने किया है। उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए एक्स पर ही लिखा, सऊदी लोग भयानक नस्लवाद का अपना अभियान जारी रखे हुए हैं। वे अमीराती और मिस्र के लोगों के खिलाफ इंडियन और बांग्लादेशी जैसे शब्दों का इस्तेमाल गाली अपमान के रूप में करते हैं। खालिद हसन ने लिखा, जब भी सऊदी लोगों के इलाके के किसी भी देश से कोई मतभेद होता है तो वे सबसे नस्लवादी हमले करते हैं। वे यह दिखाते हुए लोगों का अपमान करते हैं कि सऊदी लोग इस इलाके में एकमात्र शुद्ध खून वाले देश हैं। वे दूसरों को अपने से कमतर मानते हैं। खास बात यह है कि सऊदी सोशल मीडिया अकाउंट से यह टिप्पणियाँ ऐसे समय में तेज हुई हैं जब यमन को लेकर सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यूएई के बीच भारी तनाव बना हुआ है। ये बात करें भारत की लंबी दूरी के हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल की। भारत ने लंबी दूरी के हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल को सार्वजनिक कर दिया है। ये भारत की समुद्री रणनीति में आए बहुत बड़े बदलाव को दिखाता है। चीन और पाकिस्तान लगातार हिंद महासागर में दबदबा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत ने इस महीने गणतंत्र दिवस के दौरान अपनी लंबी दूरी की एंटीशिप हाइपरसोनिक मिसाइल LRASHM को दिखाया है। भारत के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने इस मिसाइल को डेवलप किया है। इसे 1500 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को तबाह करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। सबसे खास बात यह है कि ये मिसाइल चीन के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को तोड़ सकता है। ये एक एंटीशिप मिसाइल है, यानी एयरक्राफ्ट कैरियर युद्धपोत को पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए इसे डिज़ाइन किया गया है। इसी स्पीड इतनी ज़्यादा होगी, इसे इंटरसेप्ट करना अत्यंत मुश्किल होगा। टू स्टेज सॉलिड प्रोपल्सन सिस्टम का इस्तेमाल करने से इस मिसाइल की स्पीड मैक 10 तक पहुंच जाती है, जबकि क्वासी बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी के जरिए ये मिसाइल लगातार मैक 5 की औसत रफ्तार बनाए रख सकती है। स्पीड के अलावा इस मिसाइल की दूसरी सबसे बड़ी क्षमता काफ़ी कम ऊंचाई पर उड़ान भरने की है, जिससे रडार के लिए इसे ट्रैक करना और एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इसे इंटरसेप्ट करना अत्यंत मुश्किल होगा। भारत को के घेरने के लिए चीन ने स्टिंग पर्ल्स तैयार किया है, जिसके तहत वो भारत के पड़ोसी देशों में सैन्य अड्डे बना रहा है, जैसे पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट, श्रीलंका का हम्बनटोटा, म्यांमार पोर्ट। ऐसे में रणनीति के लिहाज से देखा जाए तो LRASHM भारत को अमेरिका, रूस और चीन के साथ उन कुछ देशों में शामिल करता है जिनके पास हाइपरसोनिक एंटीशिप सिस्टम है। भारत के लिए हिंद महासागर क्षेत्र के लिए ये मिसाइल काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है। LRASHM को अगले 2-3 सालों में सर्विस में पूरी तरह से शामिल कर लिया जाएगा। इसे फिक्स या मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत इसे अंडमान में बने अपने सैन्य बेस पर तैनात कर सकता है, जहाँ से मलक्का स्ट्रेट पर रखा जाता है। मलक्का स्ट्रेट को हिंद महासागर में घुसने का रास्ता कहा जाता है। चीन के लिए इसे चौक पॉइंट कहा जाता है। चीन अपने कच्चे तेल का कारोबार यहीं से करता है, इसलिए मलक्का चीन का सबसे कमज़ोर नस है। यहीं से दुनिया भर की पनडुब्बियाँ, एयरक्राफ्ट कैरियर और दूसरे हाई वैल्यू टारगेट हिंद महासागर में घुसते हैं। ऐसे में अंडमान से इस मिसाइल के जरिए भारत दुश्मनों के हाई वैल्यू टारगेट को तबाह कर सकता है। भारत इस मिसाइल का इस्तेमाल सबमरीन और ब्रह्मोस से लैस जहाज़ों के साथ मिलकर लेयर्ड हमलों के लिए कर सकता है। मलक्का से अंडमान की दूरी सिर्फ 150 किलोमीटर के आसपास है। ऐसे में मिसाइल काफ़ी विनाशक बन जाती है। हिंद महासागर के लिए क्यों महत्वपूर्ण है ये एंटीशिप मिसाइल? चीन ने पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान की नौसेना को भी पनडुब्बियां और दूसरे किस्म के युद्धपोत सौंपे हैं। इसके अलावा बड़ा खतरा ये हो सकता है कि हिंद महासागर में चीन और पाकिस्तान भारत के कम्युनिकेशन लाइनों को SLOCs बंद कर सकते हैं, यानी ज़मीन पर होने वाली लड़ाई को चीन और पाकिस्तान हिंद महासागर में खींच सकते हैं। और ऐसे में मिसाइल इनके मंसूबों को तोड़ने के लिए काफ़ी है। इस मिसाइल से सबसे ज़्यादा खतरा एयरक्राफ्ट कैरियर को है। अमेरिकी रक्षा विभाग की 2024 की चीन मिलिट्री पावर रिपोर्ट CMPR में बताया गया कि चीन की नौसेना का काफ़ी तेज़ी से विस्तार हो रहा है। 2024 तक चीन के पास 370 से ज़्यादा जहाज और पनडुब्बियों का बेड़ा था,
लेकिन अप्रैल 2025 की अमेरिकी कांग्रेस रिसर्च सर्विस CRS की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वर्ष 2025 तक चीन के पास 395 जहाज हो चुके हैं और वर्ष 2030 तक ये आंकड़ा बढ़कर 435 तक हो जाएगा, जबकि चीन के मुकाबले भारतीय नौसेना का विस्तार काफ़ी कम है। ऐसे में मिसाइलें काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाती हैं। दिसंबर 2025 के जियो पॉलिटिकल इंटेलिजेंस सर्विस के एक आर्टिकल में कहा गया कि भारतीय नौसेना के पास लगभग 150 युद्धपोत हैं, जबकि साल 2027 तक भारत के पास ये संख्या बढ़कर 230 तक होने की संभावना है। जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट दर्शना बरुआ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ IISS के लिए मई 2025 के एक आर्टिकल लिखा था। इसमें उन्होंने लिखा है कि चीन में हिंद महासागर क्षेत्र में कई नौसैनिक अभ्यास किए हैं। भारत के पड़ोसी देशों में बड़े पैमाने पर दोहरे इस्तेमाल वाले इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर निवेश किया है, जो मुख्य रूप से आर्थिक उद्देश्यों को पूरा करते हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल सैन्य उद्देश्यों के लिए भी किया जा सकता है। ऐसे में एंटी-शिप हाइपरसोनिक मिसाइलें भारत की क्षमता को मजबूत करते हैं। बात करें अमेरिका और ईरान की। अमेरिकी हमले के खिलाफ ईरान ने 2000 से ज़्यादा एडवांस बैलिस्टिक मिसाइलों को तैनात कर दिया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल जून में इसराइल से 12 दिनों तक चली लड़ाई के बाद भी ईरान का मिसाइल भंडार भरा हुआ है। इसने अपनी रिपोर्ट में चेतावनी दी है कि ईरान भले कमज़ोर है, लेकिन वो अमेरिकी हमलों के खिलाफ घातक जवाब देने की ताकत रखता है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप का मकसद ईरान में ऐसे हालात का निर्माण करना है ताकि सत्ता परिवर्तन हो सके। ईरान के पास अनुमानित तौर पर 2000 मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें होने का अनुमान है, जिनसे वो मिडिल ईस्ट में भी किसी भी अमेरिकी सैन्य अड्डे पर भीषण हमले कर सकता है। इसके अलावा ईरान के पास कम दूरी की मिसाइलों का भी एक बहुत बड़ा भंडार है, जिससे वो खाड़ी में अमेरिकी ठिकानों और हॉर्मुज़ जलसंधि बंदर में जहाज़ों पर हमला करने में इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि इन मिसाइलों की सही संख्या को लेकर पुख्ता तौर पर कुछ कहा नहीं जाता, क्योंकि अलग अलग खुफिया रिपोर्ट में अलग अलग आंकड़ा है, लेकिन हर आंकड़े में सैकड़ों मिसाइलें होने की बात कही गई है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास अभी भी हज़ारों बैलिस्टिक मिसाइलों का ज़्यादातर जखीरा सही सलामत बचा हुआ है, जो उसे अमेरिका और मिडिल ईस्ट में उसके सहयोगियों को बड़ा नुकसान पहुंचाने की क्षमता देता है। ईरान के पास एंटी शिप क्रूज मिसाइलों और टॉर्पीडो नावों का भी जखीरा है। इसके अलावा ईरानी ड्रोन से बचने की भी चुनौती अमेरिकी की नौसेना के सामने होगी। हालांकि ईरान के लिए एक शिद्दत उसके पास मिसाइल लॉन्चरों की कमी हो सकती है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक पिछले साल जून में 12 दिनों से चले युद्ध के दौरान इसराइल ने ईरान की सेना के करीब 70% मिसाइल लॉन्चरों को तबाह कर दिया था, लेकिन फिर भी 2000 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों से वो इसराइल को फिर निशाना बना सकता है। पिछले युद्ध में ईरान ने करीब 550 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी, जिनमें से 45 मिसाइलें इसराइल पर गिरी थी। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या ईरान अब की बार अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन को अपने बैलिस्टिक मिसाइलों के हमलों में डुबा पाएगा। इस बीच समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने 2 अमेरिकी सूत्रों के हवाले से बताया कि डोनाल्ड ट्रंप का मकसद ईरान में सत्ता परिवर्तन करना है। उनका मकसद ईरान पर हमला कर प्रदर्शनकारियों को बढ़ावा देने, उनके लिए सत्ता परिवर्तन करने लायक हालात बनाना है। इजरायली पब्लिक ब्रॉडकास्टर कैन न्यूज़ ने भी गुरुवार को अपनी रिपोर्ट में इजरायली सूत्रों के हवाले से यही जानकारी दी थी। इजरायली सूत्रों का मानना है कि ट्रंप ईरान के खिलाफ एक बड़े एक्शन का संकेत दे रहे हैं, जिसमें सत्ता परिवर्तन मुख्य लक्ष्य है। CNN ने भी कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत नाकाम रहने के बाद राष्ट्रपति फिर से एक बड़े हमले पर विचार कर रहे हैं। इजरायली न्यूज़ वेबसाइट जेरूसलम पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में बुधवार को 2 सूत्रों के हवाले से बताया है कि तुर्की, ओमान और कतर समेत कुछ और अन्य देश अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता करवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है। एक सूत्र ने इजरायली वेबसाइट से कहा कि मध्यस्थता करने वाले देशों ने ईरान को मुख्य संदेश दिया था कि समझदारी से काम लें, राष्ट्रपति ट्रंप को कुछ ऐसा दे जिससे युद्ध टाला जा सके। वहीं बुधवार को न्यूयॉर्क टाइम्स से बात करने वाले अमेरिकी और यूरोपीय अधिकारियों ने ईरान के सामने 3 मांगें रखी हैं। फर्स्ट, यूरेनियम एनरिचमेंट को हमेशा के लिए ख़त्म करना। दूसरा, अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों की संख्या और रेंज को सीमित करना। और तीसरा, हमास, हिजबुल्ला, हूती जैसे क्षेत्रीय आतंकी संगठनों को समर्थन देना बंद करना, जिस पर अभी तक ईरान की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। अगर समझौता नहीं होता है तो एक भीषण युद्ध छिड़ सकता है, जिसके नतीजे शायद भयानक होंगे। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल of my news, views and analysis by Prakash.